जय हिंद मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल अनुपम केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमीन्स, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री पर, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमीन्स पर। तो शुरुआत करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। एमीन्स होते क्या हैं? एमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर डिस्प्लेस्ड बाई एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। मतलब कि ये अमोनिया के व्युत्पन्न है जिसमें अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन या तो एल्किल या फिर एरिल या फिर दोनों समूह से विस्थापित होने पर हमें एमीन्स मिलते हैं। तो NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है, और अगर हम यहाँ पर एक H को हटा करके लगा दें R, तो क्या बन जाएगा RNH2, तो वो हो गया एमीन का फॉर्मूला। अब एमीन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एमीन्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर किया जा सकता है। उनमें से पहला जो है वो नाइट्रोजन समूह के साथ जुड़े हुए एल्किल और एराइल ग्रुप्स की संख्या के आधार पर है। यदि नाइट्रोजन के साथ केवल एक एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अर्थात अमोनिया का केवल एक हाइड्रोजन ही एल्किल या एरिल समूह से प्रतिस्थापित किया गया हो, तो इस प्रकार के एमीन को प्राइमरी एमीन कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिथाइल एमीन, एनिलीन, इथाइल एमीन, ये सारे प्राइमरी एमीन के एग्जाम्पल हैं। और प्राइमरी एमीन्स में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो NH2 होगा। सेकेंडरी एमीन्स में नाइट्रोजन के साथ कम से कम 2 एल्किल या 2 एरिल या एक एल्किल एक एरिल समूह जुड़ा हुआ होगा। मतलब नाइट्रोजन का के जो 2 सिग्मा बंध हैं वो 2 कार्बन के साथ में होंगे। इस प्रकार के एमीन्स में इमीनो ग्रुप NH समूह क्रियात्मक समूह के रूप में होगा। इसके एग्जाम्पल जैसे डाइफिनाइल एमीन और डाइमिथाइल एमीन, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन में जो ग्रुप समूह होगा, क्रियात्मक समूह, टर्सरी नाइट्रोजन के फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पर आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ में तीनों के तीनों हाइड्रोजन 3 एल्काइल 3 एराइल या फिर एल्काइल एराइल दोनों समूह से विस्थापित होंगी। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ट्राइमिथाइल एमीन और ट्राइफिनाइल एमीन, ये टर्सरी एमीन के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप। इफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन आर सेम। तो देखिए, जब हम बात करते हैं मैं जब बोलता हूँ कि एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर प्राइमरी एमीन्स नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम या तो सेकेंडरी एमीन्स की बात कर रहे हैं या फिर टर्सरी एमीन्स की बात कर रहे हैं। तो यदि ये सेकेंडरी या टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हुए एल्काइल या एराइल ग्रुप एक समान है, तो इस प्रकार की जो एमीन्स होंगे उनको सिंपल या सिमेट्रिकल एमीन बोला जाता है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे उनको, साधारण एमीन या सममित एमीन, जैसे कि ट्राइमिथाइल एमीन या ट्राइफिनाइल एमीन। और यदि ये समूह एक समान नहीं है, 2 अलग अलग समूह नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के एमीन्स को मिक्स्ड या एसिमेट्रिक एमीन
मिश्रित या फिर असममित एमीन कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, और दूसरा है वो है इथाइल मिथाइल एमीन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर दो मिथाइल और एक फिनाइल ग्रुप इसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसके बाद में एरोमेटिक एमीन्स का क्लासिफिकेशन। एरोमेटिक एमीन्स को भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक वो जिनमें कि एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन सीधे ही एराइल रिंग के कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ हो, जैसे कि एनिलीन, और दूसरा वो ग्रुप जिसमें कि एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन एराइल रिंग के कार्बन के साथ में सीधा नहीं जुड़ा होकर के किसी साइड चेन के थ्रू जुड़ा हुआ हो, जैसे कि बेंजील एमीन। तो ये क्लासिफिकेशन एमीन्स का 3 आधार पर हम करते हैं। पहला नंबर ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, नंबर 2 टाइप्स ऑफ एराइल और एल्काइल ग्रुप, और नंबर 3 जो है वो है बॉन्डिंग ऑफ एमिनो ग्रुप विद द आइदर विद द रिंग कार्बन और विद द लेटरल चेन कार्बन। सो ये क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की। एमीन्स का जो नोमेनक्लेचर है वो जब हम साधारण या रूट पद्धति में करते हैं, सो सिंपल एल्किल या एरिल जो भी ग्रुप होता है उसकी संख्या को शामिल करते हुए लास्ट में एमीन शब्द प्रीफिक्स के रूप में सफिक्स के रूप में एमीन को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मेथिल अमीन, मेथिल अमीन में एक मेथिल समूह होगा, फॉर्मूला इसका CH3NH2। एथिल अमीन CH3CH2 NH2। डाईमेथिल अमीन CH3 ऑल ट्वाइस NH2। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, सिर्फ जो एल्किल समूह है उसको उसकी संख्या के साथ लिख दिया गया और उसके साथ में जोड़ दिया गया एमीन। तो ये पद्धति है साधारण या रूढ़ पद्धति। अब बात करते हैं नामकरण की IUPAC पद्धति के बारे में। IUPAC पद्धति में जब नामकरण करते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो है दीर्घतम कार्बन श्रृंखला या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना, उसके अनुसार रूट वर्ड का सिलेक्शन करना, और फिर उस वलय के अंत में सफिक्स के रूप में एमीन को जोड़ दिया जाता है। जैसे ये है इथेन अमीन, इथेन अमीन भी इसको बोलेंगे। अगर इसको साधारण पद्धति में या रूट पद्धति में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इथाइल अमीन, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं इसको, इथेन अमीन, मतलब ये इथेन का डेरिवेटिव है। इसका नाम हो गया मीथेन अमीन, ये हो गया बेंजीन अमीन, साइक्लोहेक्सेन अमीन, एन मिथाइल इथाइल अमीन। अब देखिए जब हम दो अलग अलग एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हुए देखते हैं, तो जब हम उनका साधारण पद्धति से नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, उनका हम नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल एमीन। लेकिन यहाँ पर हमने मिथाइल को पहले लिखा, क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो होगी जिसमें कि 2 कार्बन होंगे, इसमें सिर्फ 1 कार्बन है। तो इसलिए ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, ये इथेन अमीन है, और उस इथेन अमीन में नाइट्रोजन के साथ में एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया एन मिथाइल इथेन अमीन। ये हो गया एन इथाइल एन मिथाइल 1 प्रोपेन अमीन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब बात करते हैं इनमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एमीन्स में। तो एमीन्स में जो एलिफेटिक अमीन होगी उसमें जो बॉन्डिंग होगी वो अमोनिया के समान होगी। आप जानते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है, और नाइट्रोजन जो एटम होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब यहाँ पर 3 सिग्मा बंध बनाएगा ये, और एक यहाँ पर लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास में उपस्थित रहेगा। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और 3 बॉन्ड पेयर है तो इसका मतलब इसकी जो संरचना होगी किस तरह की होगी, पिरामिड की तरह से होगी। अब क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित है, तो जब sp3 संकरण होता है तो वहाँ पर जो बंध कोण का मान होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन यहाँ चूँकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है, तो VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये कहती है कि जब किसी परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होता है तो चीज़ें आइडियल रूप से नहीं होती हैं, मतलब जो बंध कोण 4 बंध युग्म वाले किसी अणु में 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, वैसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो प्रतिकर्षण है वो बॉन्ड पेयर की तुलना में अधिक होगा। तो यहाँ पर बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से
कम होगा। और ये मेथिलअमीन के केस में बंध कोण का मान 107 डिग्री होता है। ये आप जानते हैं कि मेथिल अमीन है वो प्राइमरी अमीन है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में ये 107 डिग्री से ज़्यादा होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होगा कि एल्किल समूह जो होंगे उनका आकार हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए उनके बीच का जो रिपल्सन होगा वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के रिपल्सन की तुलना में ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। और जब प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो क्या होगा? बंध कोण का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी और सेकेंडरी की तुलना में टर्सरी में बंध कोण का मान ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण अमोनिया एवं एमीन्स की त्रिकोणीय पिरामिडी ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एच या एल्किल आधारीय त्रिकोण के कोनों एवं नाइट्रोजन परमाणु पिरामिड के शीर्ष पर होता है, जैसा कि आप ये संरचना देख सकते हैं। तो ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया में ये पिरामिड के समान इसकी संरचना है। इस पिरामिड के शीर्ष पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर इस साइड में ये एक एमीन की स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक एमीन्स के बारे में, तो ये हो गई बात एलिफेटिक एमीन्स की। अब बात करते हैं एरोमेटिक एमीन्स की। एरोमेटिक एमीन्स की संरचना एलिफेटिक एमीन से कुछ अलग होती है। कैसे अलग होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एरोमेटिक एमीन का जो नाइट्रोजन है उसको sp2 और sp3 के बीच का संकेत माना जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पी कक्षक में जो लोन पेयर उपस्थित होगा वो पाई कक्षकों, कौन से पाई कक्षक? बेंजीन रिंग के पाई कक्षकों के साथ में कॉन्जुगेशन में होता है। ठीक है, तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा? ये ओवरलैपिंग करके डीलोकेलाइज हो जाता है। मतलब ये लोन पेयर नाइट्रोजन पर उपस्थित नहीं होकर के कहाँ चला जाएगा? ये बेंजीन रिंग की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो एमीन्स में नाइट्रोजन का संकरण sp3 क्यों है? क्योंकि उसके पास में 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर उसके ऊपर उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें sp3 संकरण नहीं होगा। लोन पेयर जब उसके ऊपर नहीं होगा तो उसके ऊपर धनावेश होगा और उसके साथ में सिर्फ 3 सिग्मा बंध जुड़े हुए होंगे। 3 सिग्मा बंध है, इसका मतलब किस तरह का संकरण होना चाहिए? sp2 संकेत। और यही बात इन अनुनादी संरचनाओं की सहायता से भी समझी जा सकती है। पहली अनुनादी संरचना में देखिए आप, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर कहाँ पर किस तरफ जा रहा है? बेंजीन रिंग की ओर जा रहा है। तो इस शिफ्टिंग की वजह से क्या हो गया? बेंजीन रिंग के ऊपर एक ऋणावेश आ गया और नाइट्रोजन पर यहाँ क्या आया? धनावेश आया। नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गया और 2 हाइड्रोजन वाले। टोटल कितने हुए? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। मतलब 3 बॉन्ड पेयर इसके पास है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है वो sp2 संकलित है। अगली जो अनुनादी संरचना है उसमें भी नाइट्रोजन है वो sp2 संकलित है। और तीसरी नेक्स्ट जो है उसमें भी क्या है? नाइट्रोजन है वो sp2 संकलित है। केवल प्रथम संरचना ऐसी है जिसमें कि नाइट्रोजन है वो sp3 संकलित है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? ओवरऑल नाइट्रोजन जो है वो sp2 संकलित है, लेकिन पूर्णतया ये sp2 संकलित भी नहीं है। इस संरचना में sp3 संकलित है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि एरोमेटिक एमीन्स के का नाइट्रोजन परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के अस्थानीकरण के कारण sp2 एवं sp3 संकरण अवस्था के मध्य में होता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? मतलब हम ये नहीं कह सकते न तो इसको sp2 पूर्णतया मान सकते हैं और ना ही sp3 मान सकते हैं। ये क्या होगा? इन दोनों के बीच का होगा। अब इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? इसका प्रभाव इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके ऊपर पड़ेगा। कैसे? देखिए, जब अमीनो समूह पर लोन पेयर होता है तो इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षार की तरह से होती है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं उनको लुईस क्षार बोला जाता है, लुईस बेस। तो इसकी बेसिक नेचर होगी। अब ये लोन पेयर जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो रहा है? डी लोकलाइज हो रहा है, मतलब वहाँ पर शेयर हो रहा है, स्थानीकृत हो रहा है। तो क्या होगा? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो वो डोनेट भी नहीं कर पाएगा। डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? उसकी जो बेसिक क्षमता है वो क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर इसकी जो क्षारीय क्षमता है इस डीलोकलाइजेशन की वजह से कम हो जाती है।
तो एलिफेटिक अमीन एरोमेटिक अमीन की तुलना में अधिक क्षारीय होती हैं। बेंजीन वलय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेंजीन वलय जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि बेंजीन वलय की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। मतलब इस रिंग के ऊपर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इसके ऊपर अटैक कर सकता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इस लोन पेयर की वजह से क्या हो गया, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिंग में आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए जो सुगमता है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, मतलब अब और आसानी से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकती हैं। तो ये 2 प्रभाव होंगे, क्षारीय क्षमता कम हो जाएगी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो फिजिबिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली है भौतिक अवस्था। अमीन श्रेणी के जो प्राथमिक सदस्य हैं उनमें अमोनिया जैसी गंध होती है, गैसियस होते हैं, जबकि जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता चला जाता है इनकी जो भौतिक अवस्था है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से ठोस में बदलती चली जाती है। उच्चतर सदस्य मछली जैसी गंध वाले रंगहीन ध्रुव होते हैं। बहुत उच्चतर अणुभार वाले सदस्य ठोस होते हैं। शुद्ध अमीन्स रंगहीन होते हैं, कलरलेस होंगे। प्योर जो अमीन्स होंगे वो कलरलेस होंगे। लेकिन यदि इनको लंबे समय तक एयर में छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीकरण के कारण अलग अलग उत्पाद बनते हैं, जिसकी वजह से ये कलरफुल हो जाते हैं। तो तीनों भौतिक अवस्थाओं में एग्जिस्ट करते हैं। स्मेल है, गंध जो है वो क्या होती है, बदलती रहती है। शुरू में अमोनिया और उसके बाद में मछली जैसी गंध आती है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन के कारण आणविक संगुणन हो जाता है, अतः इनके क्वथनांक तुलनात्मक अणुभार वाले एल्कीन की तुलना में अपेक्षा उच्च होते हैं। एल्कीन के केस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पर कोई हेट्रोएटम उपस्थित नहीं होता है। एमीन से केस में क्या होगा, हेट्रोएटम उपस्थित होगा, तो वहाँ पर इनके केस में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कीन की तुलना में ज़्यादा हो जाते हैं। टर्सरी अमीन में ऐसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है क्योंकि टर्सरी अमीन में जो हेट्रोएटम है नाइट्रोजन उसके साथ में डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ होता। इसलिए सेकेंडरी अमीन के बॉइलिंग पॉइंट का मान प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन की तुलना में कम होता है। तो इनमें के क्वथनांक का जो क्रम होगा वो प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और टर्सरी सबसे कम होता है। अमीनों का क्वथनांक एल्कोहल की तुलना में कम होता है। ये तो अपेक्षित ही है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा वो उतना ही अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध बना पाएगा। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन के कारण बनने वाले जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बनने वाले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एमीन्स में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एमीन की तुलना में अधिक होता है। एरोमेटिक एमीन का क्वथनांक एलिफेटिक एमीन की तुलना में अधिक होता है। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण ये होगा कि वहाँ पर जो मोलिकुलर वेट हैं वो बढ़ जाते हैं एलिफेटिक एमीन की तुलना में। तीसरा, सोल्यूबिलिटी। इनके जो प्रारंभिक मेंबर्स हैं पेंटेन अमीन तक के, वो चाहे प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी, ये क्या है, ये जल में विलय होते हैं, वाटर सोल्यूबल हैं। लेकिन जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ता है वैसे वैसे विलयता घटती है। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की उपस्थिति क्या करती है, इस बॉन्ड को पोलर बनाती है और जितनी ज़्यादा पोलरिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होने की टेंडेंसी है वो बढ़ेगी। बट क्या होता है कि इसके 2 पार्ट हैं, एक एमिनो पार्ट और दूसरा एल्किल पार्ट। एमिनो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है और दूसरा जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। एल्किल है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक मतलब ऐसा पार्ट जो कि वाटर में सोल्यूबिलिटी का विरोध करता है, वाटर को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है। तो जैसे जैसे उसका आकार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो जल प्रतिकर्षी आकार भाग है एल्किल भाग, उसका आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इनकी विलेयता जल में घटती चली जाती है।
तो सोल्यूबिलिटी वाटर में सोल्यूबल है प्रारंभिक और उसके बाद में विलेयता घटती है। अब बात करते हैं इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो एमीन्स हैं उनकी जो संरचना होती है वो पिरामिडल होती है। तो यदि नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हुए समूह अलग अलग हों, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने बोलूँ, मिथाइल इथेनामिन। मिथाइल इथेनामिन में क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक इथाइल जुड़ा हुआ है। तो तीनों समूह क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब इस प्रकार के जो एमीन्स होंगे उनकी जो मिरर इमेजेस हैं, जैसे आपके सामने लिखी हुई हैं दो मिरर इमेजेस, उनकी जो मिरर इमेजेस हैं उनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन के साथ में 3 अलग अलग समूह जुड़े हुए हों वो असममित या फिर किरेल एमीन होगा। और इस प्रकार के एमीन के जो दो समावयवी हैं, दो मिरर इमेजेस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं हो पा रहे हैं, अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। अतः ये क्या करेंगे, प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। बट एक प्रॉब्लम है प्रैक्टिकली, वो ये कि ये जो दो समावयवी बन रहे हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी आप बोल सकते हो, दूसरा लीवो रोटेटरी बोल सकते हो, प्रकाशिक समावयवी है ना। तो जो दो समावयवी बन रहे हैं उन दोनों समावयवियों के मध्य का ऊर्जा अवरोध बहुत ही कम होता है, ये होता है लगभग 6 कैलोरी पर मोल। अतः इनको एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं हो पाता है। तो जब अलग नहीं कर सकते तो क्या बोलेंगे हम कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन थियोरेटिकली ये बताया जा सकता है कि ये दो मिरर इमेज बन रही हैं और दो प्रकाशिक समावयवी हैं। इस प्रकार ये जो समावयवी एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं, इस परिवर्तन को एमीन प्रतिपन या पिरामिडल प्रतिपन, एमीन इन्वर्जन या पिरामिडल इन्वर्जन कहा जाता है। एमीन के एक समावयवी का दूसरे समावयवी में कन्वर्जन। और ये जब प्रतिपन होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम की हेल्प से देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास में जो समावयवी है वो कन्वर्ट हो गया, जिसमें ये इसकी मिरर इमेज में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये दोनों अलग अलग प्रकाशिक समावयवी हैं। ये जब कन्वर्जन होता है तो एक इंटरमीडिएट स्टेट ऐसी आती है जबकि एमीन है वो प्लेनर फॉर्म में होगा, मतलब ये कम्प्लीटली sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होगा। उस स्थिति में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो जो लोन पेयर होगा वो लोन पेयर इज इन प्योर p ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होगा कि प्योर p ऑर्बिटल में होगा, तभी ये क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये स्थिति कब आती है, जब एमीन इन्वर्जन होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप लोगों के जो भी फीडबैक हैं या सुझाव हैं वो कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर दीजिए।